ये सैनिटाइज कर लिया था भाई? माइक कर लिया था सैनिटाइज? कर दो भी, चला दो। हम्म। गेट वेट जो कुछ भी है ना, तो ये रहेगा ना भी, हाँ। ये सबको अच्छे से सैनिटाइज करके ध्यान रख के अपना बहुत सारा करो। हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन हैं। एक बार आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं भैया, एक बार फटाफट से। यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, मतलब समझ रहे हो कि अब तो मैक्सिमम स्टाफ जो है वो बीमार है। ठीक है। जैसे कि मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जो एकदम से स्वस्थ हो। तो मैक्सिमम लोग बीमार है। जैसे मैं इस वाले बेड पे लेटा हुआ हूँ, यहाँ साइड वाला कोरोना पॉजिटिव है, साइड में इधर कोरोना पॉजिटिव है। बच्चे एकदम से रात सो 3-4 लोगों को बुखार चढ़ गया है, बहुत तेज उल्टियाँ हो रही हैं बच्चों को। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। बहुत तेज फीवर आ रहा है, मतलब फीवर की बात है, बाकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन खुद को मतलब एकदम प्रिकॉशंस के साथ अपने आप को संभाल कर रखो, है ना। तो बहुत ख्याल रखना है। हमारे 3-4 टीचर्स हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और लगभग 8-10 बच्चे स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसीलिए बच्चे ये हो सकता है कि आपकी क्लासेस अभी बीच में 3-4 दिन के लिए, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ स्टूडियो में रखा जा रहा है ताकि सब लोग अपने घर जा करके सेव कर सकें अपने आप को। क्योंकि एक बीमार से दूसरा बीमार होगा और सब इकट्ठे बीमार हो जाएंगे, तो फिर क्लासेस बहुत दिन के लिए आपकी गायब हो सकती हैं, है ना। तो कोशिश की जाएगी आप लोगों के कि भी जल्दी से जल्दी आपके सामने आए। तो भैया संडे तक के लिए आप लोगों को धैर्य रखना होगा, और आपकी क्लासेस मंडे से प्रॉपर तरीके से ली जा रही होंगी। ठीक है। ठीक है भैया, मेरी बात आप समझ पाए हैं। मैं ठीक हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, है ना। तो बस इतना है, मतलब ये लेफ्ट वाला पैर है ना, हैमस्ट्रिंग, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। कमर में हल्का सा दर्द है, बुखार उखार कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। चलो भैया, तो सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं भैया। बड़ा अच्छा, मैंने बताया था आपको, अच्छा वंश क्रम है और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो सातवाहन वंश की बात करते हैं, तो पहली बात तो इसके इम्पोर्टेंट बात है कि इसने भारत पर 300 वर्षों तक शासन किया है। भारत पर नहीं, अभी बताऊंगा स्थिति। 300 वर्षों तक का शासनकाल है। 300 वर्षों तक का इनका शासनकाल है। मेरे साथ बच्चे बोला करो मन मन में, 300 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है जी। 300 वर्ष को कि इन शासनकाल में इनकी जो भाषा है, भाषा इनकी थी प्राकृत। भाषा इनकी प्राकृत है सातवाहन वंश की। और अगर बात करें धर्म इनका कौन सा था, धर्म था इनका ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म था। अब आप एक चीज देखोगे बच्चे, यहाँ यहाँ आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इनसे पहले कौन कौन से वंश थे दो, सातवाहन से पहले मैंने आपको कौन कौन से दो वंश पढ़ाए हैं, तो आप कहोगे जी सुंग वंश पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा भैया जी कण्व वंश को। सुंग वंश में अगर आप देखते हैं तो सुंग वंश में धर्म तो ब्राह्मण था, कण्व वंश में भी धर्म ब्राह्मण था। सुंग वंश और कण्व वंश में भाषा थी संस्कृत। तो आप देख रहे हैं भाषा अब बदल चुकी है, प्राकृत। ये दरअसल में सातवाहन वंश है कहां, ये समझेंगे आप एक बार। अगर मैं भारत की बात करता हूं, अगर अपने देश, महान देश भारत की बात करते हैं भैया, तो आप लोगों को एक चीज समझनी होगी। एक चीज समझनी होगी कि ये तो हमारा ये जो क्षेत्र है, कौन सा वाला क्षेत्र? महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ये आपका। महाराष्ट्र में भी अगर मैं बात करूं, साउथ में, दक्षिण महाराष्ट्र में ये लोग सबसे पहले थे। कहां थे? महाराष्ट्र में थे ये लोग। और इसी समय मैंने बताया था मगध पर कौन था? आपका कण्व वंश था। कण्व वंश जो अपने पतन की ओर था, खत्म की तरफ था। इधर उड़ीसा में मैंने आपको बताया था, इधर था चेदी वंश, खारवेल जो मैंने आपको बताया था, चेदी वंश। और इधर जो शासक आ चुके थे वो आ चुके थे शक शासक। क्या बोलेंगे? शक शासक। जो आप आगे पढ़ोगे भी विदेशी आक्रमणकारी हैं, तो शक शासक इधर एक्टिव थे। तो एक बात समझनी होगी बच्चे आप लोगों को कि इन लोगों का जो शासनकाल था वो कहाँ था? ये महाराष्ट्र में था। लिखेंगे। राजधानी क्या थी इनकी? राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जिसको हम पैठान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैठान बोला जाता है, पैठन कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? आपका दक्षिणी महाराष्ट्र में पड़ता है, साउथ महाराष्ट्र में।
ये अभी थोड़ी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। दक्षिणी महाराष्ट्र में है और कौन सी नदी के निकट था? गोदावरी नदी के निकट, गोदावरी नदी पर था, गोदावरी नदी के निकट था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, यही समझ लो कि मैं आपके प्यार की वजह से ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात, आपके प्यार की वजह से सब लोग, ये बच्चे जो हमारे स्टाफ के प्यारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चे सोते भी नहीं है, ये बच्चे, सही बता रहा हूँ, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनके लिए बड़ा दुख है। जैसे सामने किसी बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं, एक अक्की को इतना बुखार है कि वो करहा रहा है बुखार में, है ना। अभी सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखवाया है, तो अभी दिखा कर के आए। रजनीश है, बहुत ज़्यादा बीमार है, हद से ज़्यादा बुखार है इन लोगों को। तो इन लोगों के लिए बड़ा दुख है कि भाई ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग टिके हुए हैं, जो हमारे सबसे अच्छे पिलर हैं, ऐसा बच्चे के लिए दुख होता है। तो राजधानी प्रतिष्ठान और पैठण है, दक्षिणी महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है। असमक की राजधानी बच्चे वो पोटली है, पोटली बोलते हैं, है ना। चलो अब आ जाओ आगे। आगे क्या बात है? तो बच्चे हम किसी भी वंश को अगर पढ़ते हैं, मान के चलो हम किसी वंश को पढ़ रहे हैं, तो इसके वंश के संस्थापक हमको पता होने चाहिए। फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन थे इनके? फाउंडर हैं इनके आपके सिमुक। कौन है? फाउंडर है सिमुक। और सिमुक ने इसको फाउंड कैसे कर दिया? तो जो कण्व वंश के शासक थे, कण्व वंश के अंतिम शासक मैंने आपको बताया था सुशर्मन, तो लिख लेना, सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की थी और दक्षिण में एक वंश, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी इसने। और इसी वंश को हम लिखना, इसी वंश को आंध्र के सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसी वंश को आंध्र का सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र का सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र का सातवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है भैया जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब किसी भी वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे मौर्य काल में हमें जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक से, मेगस्थनीज ने लिखा उसको, तो मौर्य काल से हमको जानकारी हुई कि भी मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी जो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। अब यहां एक बात आती है बच्चे कि आंध्र का सातवाहन वंश भी इसको हम बोलते हैं, तो हमको ये जानकारी कहां से मिली है? तो इंपॉर्टेंट बात है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी, वंश के बारे में जानकारी। भाई मन नहीं लगने का ऐसा चक्कर ये है कि क्लास जब 2-3 दिन क्लास नहीं होंगी ना, तो फिर मन नहीं लगने का क्लास लिए बगैर, फिर ऐसा रहेगा कि कुछ छूट रहा है ना, तो ऐसा हो जाता है। सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी हमको मिलती है नागनिका अभिलेख से। नागनिका अभिलेख से मिलती है। क्या बोलेंगे? नागनिका अभिलेख। नागनिका अभिलेख अभी आगे बताऊंगा मैं कि ये आपकी जो सातकर्णी होगा, सातकर्णी प्रथम, उसकी पत्नी ने लिखा था। नागनिका अभिलेख से जानकारी मिलती है हमको। नासिक अभिलेख जो बालश्री, ये मैंने आपको जीएस के सेट में भी बताया था। नासिक जो बालश्री मत लिखना, ये लिख लो बस नासिक अभिलेख, अभी आगे क्योंकि इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा कौन सा है आपका? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग के शासक खारभिल ने जारी कराया था। तो इन तीनों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? आंध्र के सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नितेश माथुर जी पूछ रहे हैं इनका समाज क्या था। बच्चे आज मिथ दूर करूंगा आप लोगों का कि इनके समाज के बारे में जो मिथ है, जैसे लोग कहते हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज था, इनका समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था। मात्र सत्ता थी लेकिन समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था। सारी बातें आप क्लास खत्म होने तक सीख जाओगे, है ना। मात्र सत्तात्मक समाज सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में रहा है भारत के इतिहास में, बाकी समाज सब जगह पितृ सत्तात्मक रहेगा। ठीक है, तो कभी भी मात्र सत्तात्मक नहीं लिखेंगे। आयोग के प्रश्नों में भी उसको गलत माना गया है, बस कुछ जगह कुछ अध्यापकों द्वारा, कुछ पुस्तकों द्वारा उसे लिख दिया गया जो कि गलत कथन है। तो आगे बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमको? नागनिका अभिलेख से, नासिक अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर सिमुक की बात करें तो सिमुक की कोई उपलब्धि है क्या?
सिमुक की कोई उपलब्धि है? भैया कोई उपलब्धि सिमुक की नहीं है। सिर्फ इतनी उपलब्धि है उसकी कि उसने एक वंश को स्थापित कर दिया, वो इतना सफल रहा कि उसने एक वंश की नींव डाली। इसके अलावा उसकी कोई भी सफलता सिमुक की हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर लिखेंगे सिमुक का उत्तराधिकारी। जो ये सिमुक था, इस सिमुक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सक्सेसर ऑफ द, बोलेंगे सिमुक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिमुक के उत्तराधिकारी ये महत्वपूर्ण शासक है, इसीलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो आपका शासक है सिमुक का उत्तराधिकारी हुआ आपका सातकर्णी प्रथम। क्या बोलोगे? सातकर्णी प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ। अब ये कितने शासक हुए हैं इस बात के लिए भी मिथ है। ये एक शासक नहीं है बच्चे, इसमें आपके जो सातवाहन वंश है इसमें 30 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं सातवाहन वंश में? सातवाहन वंश में कुल कितने शासक हुए? वायु पुराण से हमको पता चलता है कि इसमें 30 शासक हुए। कौन सा ग्रंथ बताता है? जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ वायु पुराण बताता है कि 30 शासक इसमें हुए। 30 शासक। लेकिन इसी को हम अंधकार काल भी कहते हैं। अंधकार युग भी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो राजा हैं उनके राजाओं के बारे में, बहुत से राजाओं के बारे में हमें इतिहास में या पौराणिक ग्रंथों में या साहित्यिक ग्रंथों में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ना तो आपका हिस्टोरिकल रिसोर्सेज में कुछ मिला, ना आपका जो प्री वैदिक या वैदिक पीरियड का कुछ भी ग्रंथ है जहां पुराण वगैरह लिखे गए, कुछ भी आपको नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए इसको अंधकार काल भी कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। तो सातकर्णी प्रथम इनके बाद गद्दी पर आया और इसी सातकर्णी प्रथम की उपाधि है दक्षिणा पथपति। दक्षिणा पथपति किसको कहा जाता है? दक्षिणा पथपति। तो किसको बोलेंगे? सातकर्णी प्रथम को। इसी को बोलते हैं हम प्रतिष्ठानपति। तो ये पति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी की वजह से प्रसिद्धि मिलती है ना, तो प्रतिष्ठान जो राजधानी थी उसको प्रसिद्धि जो मिली, उसको मजबूत बनाया वो सातकर्णी प्रथम ने बनाया। दक्षिणापति यानी दक्षिण में जैसे विदर्भ जैसे साम्राज्य थे या विदिशा की तरफ इसने अपने राज्य की सीमा हो गया, यानी एमपी की तरफ बढ़ाना शुरू किया, महाराष्ट्र से एमपी की तरफ बढ़ाना शुरू किया, इसीलिए इसको कहा गया दक्षिणापति। ठीक है, दक्षिणापथपति इसको कहा गया। अब आ जाओ महत्वपूर्ण बातों पर। तो ये सातकर्णी प्रथम जो है इसके बारे में क्या पूछा जाता है? सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने 2 अश्वमेध और आपका एक राजसूय यज्ञ किया? एक राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, ये यज्ञ क्यों किए जाते थे? साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाते थे। क्या किया इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए और एक राजसूय यज्ञ किया था इसने। ये बात आपको याद रखनी है बच्चे। और जो कैपिटल थी, राजधानी थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को इसने पहुंच तो दी, उसको पहचाना तो सही, इसने मजबूत तो किया, व्यापार वगैरह बढ़ाया सब कुछ, लेकिन राजधानी इसने स्थानांतरित कर ली थी। और राजधानी इसने बना ली थी कहाँ? राजधानी अमरावती बना ली थी। क्या? राजधानी इसने अपनी स्थापित कर दी थी अमरावती। चलो भाई ठीक है। अब बच्चे 2 नाम मैंने आपको बताए। यहां इतिहास की एक बहुत गहरी बात आपके सामने आती है कि जो इसकी उपाधि है वो दक्षिणापथपति है। एक जगह इसकी उपाधि का वर्णन और मिलता है, उस उपाधि का नाम है इसकी एल्डर सोरागोन। ठीक है, अब ये बात यहां साइड में कहीं लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में शायद पूछा जाए नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। एल्डर सेरागोन क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी का नाम है। एल्डर सेरागोन किसको कहा जाता है? एल्डर सेरागोन। तो ये आपका सातकर्णी प्रथम को। और ये एल्डर सेरागोन नाम हमें कहां से पता चला? तो ये बड़ी फेमस बुक है बच्चे, लिखना इसके बारे में। बुक एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या बोलते हैं? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द, बोलेंगे एरिथ्रियन सी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये वो बुक है जो किसके बारे में बताती है? यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच जो व्यापार होता था, यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच के व्यापार के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, लिखा गया है। यूनान और मौर्य साम्राज्य का व्यापार इसमें बताया गया है, जो इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता था। तो कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन बुक के लेखक कौन है? तो भैया एक अज्ञात नाविक है जिनके बारे में नहीं पता चला है, जिनके बारे में नहीं पता चला है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो लेखक कौन है? अज्ञात कोई नाविक कहते हैं। कौन है लेखक? कौन है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताएंगे नितेश माथुर। नितेश माथुर अभी बताएंगे। आपका जवाब एकदम ठीक है। नितेश माथुर से पूछ रहे हैं कि भूमि ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। बिल्कुल यहीं से शुरू हुई, और यही भूमि दान की जो परंपरा है आगे चल करके सामंती व्यवस्था को जन्म दिया। जो सामंत जन्म लेंगे इतिहास में, सामंत मैं आपको पढ़ाऊंगा सामंत क्या होते हैं, तो ये इसी व्यवस्था की वजह से सामंती व्यवस्था का जन्म भारत में हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? सातकर्णी प्रथम, उपाधि दक्षिणापतिपति, प्रतिष्ठानपति, एल्डर सेरोगोन। एल्डर सेरोगोन इसको कहां बोला गया है? एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियसी, जिसके लेखक कौन है? अज्ञात कोई नाविक है। उस पुस्तक से हमको क्या पता चलता है? पूछ लेगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है? यूनान और जो रोम था उसमें और मौर्य साम्राज्य के बीच का जो व्यापार होता था, तो इसके बारे में ये जानकारी देती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई अगली बात पर आते हैं। भूमि दान की प्रथा सातकर्णी प्रथम ने ही शुरू की थी। भूमि दान की प्रथा, भूमि दान की प्रथा सातकर्णी प्रथम ने ही शुरू की थी, इसी ने शुरू की। लेकिन यह भूमिदान किसको करते थे? तो ये भूमिदान होता था ब्राह्मणों को। किसको होता था? ब्राह्मणों को होता था भूमिदान। इस बात का याद रख लेना। ब्राह्मणों को भूमि दान करना किस शासक ने? वंश पूछे तो सातवाहन वंश हो गया, लेकिन शासक का नाम पूछे तो सातकर्णी प्रथम आपको लगाना है। सातकर्णी प्रथम ने शुरू किया था। और ये जो सातकर्णी प्रथम है, इसी की पत्नी का नाम है नागनिका। तो ये जानकारी हमको कहां से मिलती है इस परंपरा की? लिखेंगे इसकी जानकारी, ये भूमिदान की बात है, इसकी जानकारी नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। कहां से? नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये नाना घाट अभिलेख किसने जारी कराया? ये इसकी पत्नी थी नागनिका। नागनिका लिख लेना, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया था। नागनिका द्वारा जारी। सुशील यादव जी लिख देना इसको, है ना। सुशील यादव जी पता कौन है? आपके नोट्स जो लिखते हैं इतिहास के, सुशील यादव नाम है। चलो भाई, तो भैया अच्छे से बच्चों को नोट्स एकदम फिट मिलने चाहिए। मैं आपसे यहाँ खड़े होकर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे पैसे बोला है, मैसेज के जरिए भी, अभी यहाँ से कह रहा हूँ, जो कुछ मैं एक्स्ट्रा भी बताता हूँ तो बच्चों के लिए नोट कर दिया करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी। यहाँ आएंगे आगे, मैंने बोला क्या बोलेंगे? इसको जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये नानाघाट अभिलेख किसके द्वारा? नागनिका के द्वारा जारी किया गया। और ये नागनिका कौन है? ये नागनिका है आपकी बच्चे, नागनिका है आपकी कौन? इसकी सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम है। ये बात आपको पता रखना है। चलो भाई सी, इसके बाद में गद्दी पर कौन आया? हाल। कौन आया? हाल गद्दी पर आया। तो बताएंगे सातकर्णी प्रथम के बाद में, हर बच्चे का कमेंट में आंसर चाहता हूं, सातकर्णी प्रथम के बाद में गद्दी पर कौन आता है? हाल आया। हाल, हाल जो कि खुद एक संस्कृत का विद्वान है। आंध्र से बोलेंगे सातवाहन वंश में कौन सा शासक संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था? तो संस्कृत का एक विद्वान, संस्कृत का एक विद्वान था। और इसी की रचना है, इसी की रचना है गाथा सप्तशती। क्या रचना है? गाथा सप्तशती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा गाथा सप्तशती को हाल ने किस भाषा में लिखा? तो आप सोचेंगे जी विद्वान तो था संस्कृत का, तो संस्कृत भाषा में ही लिख दिया होगा, संस्कृत भाषा में ही लिख दिया होगा। लेकिन यही आप गलत हो जाएंगे। ये गाथा सप्तशती को इसने प्राकृत भाषा में लिखा। किसमें? प्राकृत भाषा में, ठीक है। विद्वान तो था, लेकिन यहां इनकी राजकीय भाषा क्या बताई मैंने आपको? प्राकृत थी। तो किस भाषा में लिखा? प्राकृत भाषा में लिखा था। ये बात याद रख लेना। तो बच्चे इनको बोलते हैं हम, मैंने बताया नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बताते हैं किसके बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। तो उनको हम बोलते हैं वो एक हमारा क्या है? पौराणिक स्रोत है। लेकिन साहित्यिक स्रोत की बात आती है, जैसे साहित्यिक स्रोत में क्या मिलता है आपको? गाथा सप्तशती किसके बारे में बताता है? तो आंध्र के सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण किसके बारे में बताता है? तो ये इसके किसके बारे में? आपका सातवाहन वंश के बारे में बताता है। तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। यही नोट कर लेना जो बात मैं आपको बता रहा था। अंधकार युग, अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है, वंश को कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है भैया? कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के राजाओं का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। ना तो इन राजाओं ने अपने बराबर के पड़ोसी देश, जैसे कि बात करें हम कि चेदी वंश वगैरह को कभी हराया हो, ऐसा कुछ भी वर्णन हमको नहीं मिलता है कि उन्होंने कभी चेदी वंश को हराया या नहीं हराया। तो मतलब ऐसे समझो चुपचाप शासन कर रहे हो जैसे। और हाल के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? इसके दरबार में रहने वाले दो विद्वान लोग। ठीक है, इसके दरबार में लिखना, इसके दरबार में, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। तो संस्कृत के विद्वान होंगे, संस्कृत प्रिय था। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। क्या नाम है विद्वानों के, कौन बताएगा? फटाफट से बताएं। एक तो है भैया आपका सर्ववर्मन। क्या नाम है उसका? सर्ववर्मन। और एक है आपका, दूसरे का नाम है गुडाढ़। क्या बोलेंगे? गुडाढ़। दो विद्वान। तो आपसे पूछेगा सर्ववर्मन किसके दरबार में रहते थे? सर जी नागनिका पहली महिला शासिका थी क्या? नहीं, महिला शासिका नहीं थी बच्चे, लेकिन संयुक्त रूप से शासन करेगी बालश्री। मैं आगे बताऊंगा आपको। क्या नाम है? हिमांशु कुशवाहा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्ववर्मन और गुडाढ़। तो इसके दरबार में रहने वाले दो विद्वान थे। और सर्ववर्मन को जाना जाता है किस बात के लिए भैया? सर्ववर्मन को हम लोग जानते हैं कि इसने पुस्तक लिखी, बुक लिखी, तांत्रक, सॉरी, बुक कौन सी लिखी इसने? इसकी बुक है तांत्रक। तो तांत्रक पुस्तक के लेखक कौन है? और साथ ही गुडाढ़ की अगर बात करते हैं, गुडाढ़ ने कौन सी बुक लिखी है? इसने बुक लिखी है आपकी भैया वृहत कथा। क्या बोलेंगे? वृहत कथा लिखी, वृहत कथा लिखी। ठीक है, अब समझो बात को। तो ये जो दो विद्वान हैं, खुद हाल की एक रचना महत्वपूर्ण है, और इसके दरबारी लोग सर्ववर्मन और गुडाढ़, इनकी दो पुस्तकें फेमस हैं। किसके? तांत्रक और वृहत कथा। तो तांत्रक और वृहत कथा, कभी पूछ ले आपसे कि तांत्रक और वृहत कथा से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो आपको लिखना सातवाहन वंश की जानकारी लिखती है। क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब यहां बच्चे बात आती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर जी कोरोना किस किस को हुआ है? बच्चे जो स्टूडियो है ना यहाँ ग्रेटर नोएडा में, तो यहाँ सब पॉजिटिव है। अब क्लासेस सिर्फ उन टीचर्स की होंगे जो अपने घर से क्लास लेते हैं, जिनके घर नेट की सुविधा है, जिनके घर नेटवर्क हैं, और जो स्पेशल बिल्कुल अलग रह सकते हैं। जैसे मैं हूँ, अब हमारे घर क्या है, हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं है, ना घर डिजिटल बोर्ड है, तो मुझे तो स्टूडियो की क्लास लेनी पड़ेगी आकर के। तो स्टूडियो क्लास लेने का मतलब है कि फिर सब लोगों के संपर्क में आया जाएगा। और फिर मान के चलो, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बीमार हो, ऐसा भी हो सकता है कल को मैं बीमार हो जाऊं, तो मेरी वजह से उस बच्चे की जान जोखिम में पड़ सकती है जो क्लास कराएगा, है ना। तो इसीलिए सब लोगों की छुट्टी की जा रही है कि 2-3 दिन के लिए सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो ये चेन टूट जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी, है ना। चलो, तो वृहत कथा लिखी। और भैया वृहत कथा के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि इसी वृहत कथा का आधार बनी है, इसी वृहत कथा को आधार मान करके लिखना, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, मतलब सेम सेम है दोनों का, इसी के आधार पर विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा संस्कृत भाषा में लिखी है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। तो कई बार पूछा जाता है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, और पंचतंत्र इतनी फेमस किताब रही है बच्चे दुनिया की, दुनिया में अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है आपकी बाइबल, और बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है, वो है आपकी भैया कौन सी? क्या बोलेंगे? बाइबल के बाद में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है आपकी पंचतंत्र। ठीक है भैया, थम्स अप करके बताएंगे इतनी बातें आप लोगों के लिए समझ में आ रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तो? कोई परेशानी? किसके बारे में? आपका वृहत कथा बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? वृहत कथा के बारे में। बच्चे मत्स्य पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है। सर जी आपका लिखना समझ में नहीं आता, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्या भाई? फिर मैं साफ साफ लिखता हूँ थोड़ा सा, पर उसमें समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ समझ में आ जाती होगी। है राइटिंग समझ में नहीं आती है? सही सही बताओ, मजाक नहीं, या मजाक में बोल रहे हो? बुक तांत्रक बुक हो गई हमारी, ये किसके समय पर लिखी गई है? हाल के समय पर लिखी गई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाल के बाद में जो गद्दी पर आया, वो आया आपका चौथा शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। बोलो फिर कौन आया? गौतमी पुत्र, साफ साफ लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। मुझे लगा दिखता होगा यार, मैं तो राइटिंग अच्छी समझ रहा था अपनी, है मैं तो सोचता था मेरी राइटिंग अच्छी है। अरे अरे अरे, वहम में था मैं। चलो अब खत्म कर देंगे इस वहम को, कोशिश करेंगे साफ साफ लिखने की।
गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात आती है तो गौतमी पुत्र सातकर्णी किसके बाद गद्दी पर आया? हाल के बाद में गद्दी पर आया, इस बात को याद रख लेना। और इसको कहते हैं कि ये 23वां शासक था इस वंश का। कौन सा शासक था? 23वां शासक था। बीच के शासक कहां भी है जी? मैंने बोला ना, अंधकार युग बोलते हैं। 23वां शासक था ये। कैसा? 23वां शासक था। इसी को बोलते हैं सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक। सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक। क्योंकि जो हाल वगैरह शासक हुए ना बीच के, वो सारे के सारे आपके सारे के सारे ऐसे शासक हुए जो अपनी सीमाओं को बढ़ा नहीं सके, ना ही उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि है। लेकिन गौतमी सातकर्णी वो शासक है जिसने सातवाहन वंश की सीमाओं को सबसे ज्यादा फैलाया। क्या किया इसने? सबसे ज्यादा सीमाओं को फैलाया। इसीलिए इसकी उपाधि कही जाती है। उपाधि लिखना, इसकी उपाधि कौन कौन सी है? अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय बोलते हैं जिसका कोई सानी ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय ब्राह्मण किसको कहा गया है? तो अद्वितीय ब्राह्मण आपका कहा गया है, क्या बोलोगे? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है आपका किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। एका ब्राह्मण किसको कहा गया है? एका ब्राह्मण किसको कहा गया है? तो क्या बोलेंगे? ये कहा गया है आपका किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। त्रिसमुद्रपति किसको कहा गया है? त्रिसमुद्रपति। त्रिसमुद्रपति किसको कहा गया है? ये भी इसी को कहा गया है। और आपका वेण कटक स्वामी किसको कहा गया है? वेण कटक स्वामी उपाधि किसकी है? ये उपाधि भी आपकी कहेंगे जी गौतमी पुत्र सातकर्णी की है। चलो अब समझो बात को। त्रिसमुद्रपति क्यों? त्रिसमुद्रपति क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं इनकी सीमाओं के बारे में, अगर हम सीमाएं देखें आंध्र सातवाहन वंश की, तो मैंने बताया था आंध्र सातवाहन वंश कहाँ है आपका भैया? क्या कहोगे? आंध्र सातवाहन वंश है हमारा किधर? दक्षिणी महाराष्ट्र में। दक्षिणी महाराष्ट्र में। और इधर यहां पड़ता था एमपी में विदिशा। क्या बोलेंगे? विदिशा। तो ये विदिशा तक का जो साम्राज्य था, इधर आपका ये चेदी वंश बताया मैंने आपको, चेदी वंश। तो ये जो बाकी साम्राज्य विस्तार कर लिया था यहां तक विदिशा तक, किसके द्वारा फैला लिया गया था? इधर शक राजा हैं, शक शासक है। ये वाला क्षेत्र किसका है? बोलेंगे शकों का। गुजरात वाला क्षेत्र जो ये लगभग है, ये शकों के अधीन था, शक राजाओं के अधीन। तो बच्चे ये जो राज्य है इनका, ये इतना राज्य इसने अपने अधीन कर लिया, किसकी वजह से हुआ? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की वजह से। तो इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। एक समुद्र तो ये हो गया, क्योंकि कहते हैं इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पी ले तो उसको बोलते त्रिसमुद्रपति। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इधर आपका अरब सागर, तो तीनों का इसने पानी पिया इसके घोड़ों ने। वेणकटक समुद्र को जीतने वाला। समुद्र को जीतने वाला किसको कहा गया है? क्या बोलोगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। ठीक है सर जी, पैठन के नाम से। पैठन, पैठन बच्चे राजधानी प्रतिष्ठान को ही बोलते, पैठान और पैठन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे आ जाओ। सर जी शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। हाँ, शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि शीशे के सिक्के इन्होंने ही क्यों चलाए? ना तो इनके पहले कभी शीशे के सिक्के चले और ना इनके बाद कभी शीशे के सिक्के चले। तो वो बात मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें बस। शीशे के भी चलाए उन्होंने, तांबे के भी चलाए, प्रोटीन के भी चलाए थे भैया। ठीक है, तो सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक जिसने इसके वंश की सीमाओं को बढ़ाया वो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी माता जो थी, इसकी माता का नाम है बालश्री। बलश्री या बालश्री भी आप कह सकते हैं। और बलश्री इसने क्या जारी कराया था? नासिक अभिलेख जारी कराया था। नासिक अभिलेख। बड़ी योग्य महिला थी और शासिका रही हैं। स्वतंत्र नहीं, अकेले नहीं, संयुक्त रूप से शासिका रही। तो लिख लेना, बलश्री अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही। संयुक्त रूप से शासिका रही है। ऐसी सातवाहन वंश की ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र के साथ शासन किया था? तो वो बलश्री हैं। कौन है? बलश्री। पुलवामी की दादी हैं, पुलवामी सातकर्णी की। और क्या बोलोगे? गौतमी, जो आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इनकी ये क्या है? माता है। अब बच्चे आप देख रहे होगे बार बार नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो एक महिला का नाम इनके साथ जुड़ा मिलता है, जिसके साक्ष्य मिलते हैं कि इनकी मां के नाम को ही अपने नाम के साथ लिखते थे। लेकिन बच्चे कभी भी ये मत समझ लेना कि ये समाज मात्र सत्तात्मक था, नहीं।
समाज कैसा था? समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन माता को बड़ा सम्मान देते थे। अपनी माता को सम्मान देने में कौन सा वंश सबसे आगे रहा? वो सातवाहन वंश था। लेकिन बच्चे समाज कैसा था इनका लिख लो इस बात को। कभी सोचो माता जी के नाम पर इसको ये डिसाइड कर दो कि मातृसत्तात्मक था। समाज इनका पितृसत्तात्मक ही था, पितृसत्तात्मक ही था। ठीक है, आगे चलेंगे। समाज क्या है? पितृसत्तात्मक था। यूपीएससी इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन भी है ना, कि इस बात की व्याख्या कीजिए, इस बात की व्याख्या कीजिए कि आंध्र सातवाहन वंश जो था वो मात्र सत्तात्मक नहीं था। ये बात की विवेचना करनी है, अपने स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए कैसे नहीं है। तो क्या याद रखेंगे? आपको फैक्ट याद रखना है बस। अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से ये शासिका रही। कौन है इनकी माता? इनकी माता है बलश्री। ये बात कभी मत भूल लेना, ठीक है। और अगर बात आए समाज की, समाज कैसा? पितृसत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक समाज याद रख लेना। सिर्फ और सिर्फ कौन? क्या बोलेंगे भैया जी? सिर्फ और सिर्फ कौन? बोलो। सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक, ठीक है। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपकी लिखाई अच्छी है। गुरुजी आपकी लिखाई। बच्चे, अजंता और एलोरा की गुफाओं से संबंध आएगा राष्ट्रकूटों का। नीतीश माथुर वो राष्ट्रकूट उनका निर्माण करवाएंगे, तब उनकी बात करेंगे। गुरुजी, बाहुबली के साम्राज्य का क्या नाम था? चलो, है ना, आगे आ जाओ। अगली बात पर आते हैं, इसकी आगे बढ़ेंगे। तो क्या बताया मैंने? इसके जो साम्राज्य विस्तार को इसने बहुत अच्छे से किया था। तो साम्राज्य विस्तार में मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई, मुझे बताना यहां शासक कौन थे। यहां तो आपका देखो ये प्रतिष्ठान हो गया, ये था आपका पैठान, पैठन कह सकते हैं। तो यहां शासक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। यहां शासक कौन थे? तो याद रख लेना, इसने शक शासक नेहपान को हराया था। तो कर रहा है साम्राज्य विस्तार या नहीं? शक शासक नेहपान को हराया। इससे पहले हमें किसी सातवाहन वंश के शासक के बारे में यह नहीं पता चलता कि उसने किसी को हराया हो। यहां शक थे, ये शकों का क्षेत्र है। इधर शकों के बारे में आपको मैं सारा पढ़ाऊंगा, इनकी शाखाएं मथुरा तक कैसे थे ये, ईरान की तरफ ये कैसे बढ़े, उत्तरी शाखा में इनकी में क्या है, पश्चिमी शाखा में इनकी में क्या है। तो इसने शक शासक नेहपान को हराया था, याद रख लेना। और इस बात के बारे में बच्चे एक बड़ा महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो आपको इतिहास में जानना चाहिए। तो ये बात हमको कहां से पता चली? तो दरअसल में एक जोगल थंबी है। क्या है? जोगल थंबी, छोगल थंबी। और ये जोगल थंबी कहाँ है? नासिक में। जोगल थंबी नासिक से मिले मृद भांडों से पता चलता है। मृद भांडों से पता चलता है, भांडों से पता चलता है। तो ये मृद भांड क्या होता है जी? तो भैया मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन मिले। और उन मिट्टी के बर्तनों में क्या मिला हमको? 13,250 सिक्के मिल गए। 13,250 सिक्के मिल गए। और उन सिक्कों पर क्या था? वो सिक्के जारी कराए गए थे किसके द्वारा? वो सिक्के जारी करवाए गए आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। और इन सिक्कों पर एक तरफ तो चित्र था, लिख लेना, इन पर एक तरफ चित्र नेहपान का था और एक तरफ चित्र इनका किसका था? चित्र एक तरफ था आपका गौतमीपुत्र का, गौतमीपुत्र का एक तरफ चित्र था। यहां तक कोई दिक्कत? तो नेहपान, और अब क्या बोलेंगे, शक शासक नेहपान के नाम से सिक्के किस सातवाहन वंश के राजा ने जारी कराए? ठीक है, तो किसने जारी कराए? आपका क्या बोलेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और ये मृदभांड, ये सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए? जोगलथंबी नासिक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? गुरुजी 7 स्तंभ लेख के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देना। ठीक है सत्तू पढ़े, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट में। अच्छा, जीएस का प्रैक्टिस सेट कितने बच्चे देखते हो? देखते भी हो उसको, नहीं देखते हो? जो नहीं देखते हैं वो बताओ जी। मैं नहीं देखता। 3 बजे जो होता है, सोच लेना सारी क्लासेस एक तरफ है, जीएस की वो प्रैक्टिस सेट एक तरफ है। वो उसी से रिवीजन आप कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चन शामिल कर लूंगा मैं। कुछ भी बचे आप लोग मेरे पास कांटेक्ट करके बता दिया करो जी, हमें इस चीज़ के बारे में जानना, मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से आपके प्रैक्टिस सेट में शामिल कर दूंगा। कुछ भी लगता है छूटा हुआ है या हमको जानना चाहिए, छूटेगा तो कुछ नहीं वैसे, लेकिन आपको कुछ जानना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ से हूँ? मैं, हमारे गाँव का नाम मसौता,
और ये सिकंदराबाद के पास पड़ता है, सिकंदराबाद से 7 किलोमीटर है, खेरली स्टेशन से 4.5 किलोमीटर है, वेर से पड़ जाता होगा कोई ऐसे 7-8 किलोमीटर है ना, ककोड़ से 40 किलोमीटर होगा, ककोड़ से 40 नहीं सर, ककोड़ से 18, जेवर से ऐसे होगा 38-40 किलोमीटर, दिल्ली से 65 किलोमीटर है, दादरी से 18 किलोमीटर है, गुलावठी से भैया 25 किलोमीटर है ना, परी चौक से 18 किलोमीटर है। और बताओ अब ठीक है, दनकौर से देखोगे, दनकौर से लगभग 16 किलोमीटर है। चलो 1350 सिक्के जारी कर, 13,250 सिक्के हमको मिल गए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में जो शासक आया आपका, वो आया आपका कौन, इंपोर्टेंट शासक है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। बोलो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, और इसी को हम जानते हैं पुलवामी के नाम से भी। किस नाम से? पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी इसी को कहा जाता है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। मेरठ से कितना है जी? मेरठ से है भैया लगभग 68-69 किलोमीटर है मेरठ से। चलो कानपुर से पड़ेगा 350 किलोमीटर। आगरा से कितना? आगरा से 190 किलोमीटर हमारा गाँव। चलो बुलंदशहर से 25 है। पूछो, चलो ऐसे ही पूछते रहो मुझसे। पाकिस्तान से तो भाई मुझे सोचना पड़ जाएगा, बता दूंगा मैं तुम्हें। पाकिस्तान से दिल्ली की दूरी देखनी पड़ेगी, और क्या फिर। ये भी इसका क्वेश्चन ठीक है जी। और बता दो समुद्र तल से कितना ऊपर है आपका घर और समुद्र तल से कितना नीचे है ना? ये सही है। चलो आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, जिसको पुलवामी भी कहते हैं। तो देखो एक राजा कितना अच्छा था पहले, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, शक्कों को हरा रहा है, लेकिन ये वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी हार जाएगा। तो याद रख लेना इसको, ये हार गया था, वो तो जीता था। ये लिखना छोटे शब्दों में, ऐसे शब्द लिखे करो जो आप समझ पाओ। ये हार गया था। किसने हराया था? फिर इसको लिखना रुद्रदामन ने हराया था। शक शासक रुद्रदामन ने हराया था। किसने हराया था? रुद्रदामन ने इसको हरा दिया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में इनका आपस में एक अच्छा रिश्ता हुआ, और रिश्ते में क्या हुआ कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने बोला कि मिलके शासन करते हैं और मेरे बेटे की शादी करा दो, है ना। लेकिन तो क्या हुआ था? रुद्रदामन की तो बेटी थी, रुद्रदामन की क्या बोलेंगे? बेटी थी इसकी, तो रुद्रदामन की बेटी, और वशिष्ठी पुत्र का इसका पुत्र था। इसका क्या था? पुत्र। और इसके इस पुत्र का नाम क्या था? बोलो एक बार। इसके पुत्र का नाम था शिवश्री। तो इन दोनों की शादी हुई थी, रुद्रदामन की बेटी की और वशिष्ठी पुत्र जो सातकर्णी है इसके बेटे शिवश्री की शादी हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बाद में कौन आया आपका? फिर आया था यज्ञश्री सातकर्णी, जिसमें पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। यज्ञश्री सातकर्णी बस एक चीज के लिए इतिहास में जाना जाता है, जलियान वाले सिक्कों के लिए। किसके लिए? जलियान वाले सिक्के किसने जारी कराए? जलियान के सिक्के, जलियान के चित्र वाले सिक्के, है ना। जलियान के सिक्के नहीं, जलियान के चित्र वाले सिक्के, चित्र वाले सिक्के किसने जारी कराए? तो इसको समुद्री यात्राओं को बड़ा अच्छा लगता होगा, अनुभव होगा। जलियान के चित्र वाले सिक्के किसने जारी कराए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? यज्ञश्री सातकर्णी ने जारी कराए थे। चलो भाई, अब आ जाते हैं इनका अंतिम शासक कौन था। जो 30 शासक मैंने आपको बताए, अंतिम शासक कौन है इनका? अंतिम शासक था इनका भैया आपका अंतिम शासक विजय। अंतिम शासक कौन था इनका? विजय इनका अंतिम शासक था, है ना, याद रख लेना। अब आ जाते हैं इनके व्यापार के ऊपर। ठीक है, इनके व्यापार से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो जो व्यापार करते थे बच्चे, एक बात बताना, हम लोग जो आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, सबसे ज्यादा कौन सी धातु मंगाई गई है भारत में इंपोर्ट के द्वारा? बताओ, इंपोर्ट के द्वारा कौन सी धातु को सर्वाधिक मंगाया गया भारत में? सोना, 4 ऑप्शन देता हूं आपको, सोना, चांदी, तांबा या फिर निकिल। बताओ फटाफट। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जब रुद्रदामन में आपको पढ़ाऊंगा तब सारी बात बताऊंगा, किसका जिक्र मिलता है, कौन कौन से राजाओं के बारे में वहां से पता चलता है, सब कुछ क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। गुरुदेव आज का समाज कैसा है? आज का समाज भैया पितृसत्तात्मक है। सिंधु घाटी समय के बाद से, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से सभी समाज पितृसत्तात्मक है।
मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, बस ये बात आप लिख लें एक बार। तो अंतिम शासक कौन हुआ आपका, इनका विजय हुआ। तो कौन सी धातु का, तांबा, तांबा बोल रहे बच्चे, याद रख लेना हम लोगों ने चांदी सबसे ज्यादा मंगाई है, चांदी सबसे ज्यादा मंगाई है। और चांदी आती थी आपका किधर, इधर आती थी, यहां एक बंदरगाह था भड़ोच। भड़ोच, भड़ोच कहां पड़ता है, गुजरात में बंदरगाह है, नोट करना, ये गुजरात में बंदरगाह है भड़ोच, ठीक है। यहां दो बंदरगाह थे आपका, एक कल्याण महाराष्ट्र में, कल्याण, और एक बंदरगाह था आपका सोपारा। कौन सा, सोपारा। तीनों बंदरगाहों के नाम लिखना। ये बोलेंगे भड़ौच, तो जो सातवाहन वंश के शासक थे वो किस किस बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार करते थे, तो उनका तो कल्याण से होता था। कौन से, कल्याण बंदरगाह से। तो देखो जो शकों ने कंट्रोल भारत पर कर लिया, तो ये वाला जो भड़ौच वाला बंदरगाह है ये किसके कंट्रोल में चला गया, मैंने क्या बताया, यहां तक शक शासक थे। तो ये जब ये शकों के अधीन चला गया तो जो चांदी आती थी, इंपोर्ट जो चांदी होती थी, वो चांदी इंपोर्ट होनी कम हो गई। अब जरूरी बात यह थी कि जब चांदी नहीं है तो सिक्के उसी कीमत में किस किस धातु के ढाले जाएं, तो उस किस धातु के ढाले जाएं, तो तब इनको एक ऑप्शन दिखा, लेड, शीशा, पीबी। तो शीशे के सिक्के जारी कराए किसने, लिखना, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए। कैसे सिक्के, शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के जारी कराए। आंध्र सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी कराए। और ये जो शीशे का सिक्का था ये था 500 ग्रेन का सिक्का। कितने का, 500 ग्रेन का सिक्का। आप लोग अपने जो डाउट्स है वो टाइप करके रख लो, है ना, और मुझे बताना, अभी मैं आपके डाउट्स देखूंगा। आपसे बच्चे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शीशे का सिक्का, देखो शीशे का सिक्का अगर व्यक्ति पूछे, व्यक्ति है एक स्ट्रेटो नाम का व्यक्ति है जिसने शीशे का सिक्का जारी कराया था यूरोप में, स्ट्रेटो, एक व्यक्ति पूछे, पर्सनल व्यक्ति स्ट्रेटो। लेकिन अगर पूछे वंश के हिसाब से, और पूछता भी इसी को है कि शीशे के सिक्के किसने जारी कराए, वो जारी कराए थे सातवाहनों ने, ठीक है। शीशे के सिक्के के साथ में इन्होंने पोटीन प्लस तांबा, पोटीन और तांबे के सिक्के भी चलाए थे, पोटीन और तांबे के सिक्के भी चलाए थे, सिक्के भी चलाए। कभी ये सोचो सिर्फ शीशे के सिक्के ये चलाते थे, तांबे और पोटीन के सिक्के भी इन्होंने चलाए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो शासक हैं सातवाहनों की सबसे बड़ी उपलब्धि और क्या है, एक उपलब्धि है जो जाति व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने, लिखेंगे, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय, समाप्त आज तो नहीं है जी, आज तो है, तो अपने समय पर इन्होंने उस समय पर समाप्त कर दी थी, वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया था। किसने, सातवाहनों ने समाप्त किया था, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा, यहां तक की बात में कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे कि सातवाहन वंश से कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो बता देंगे आप लोग। चलो सर जी पुश, अब क्वेश्चन बताएंगे, चलो भाई बोलो फटाफट, कमेंट भैया रोक के चलाना थोड़े से, हैं शिवम, दिखाते रहना। चलो सर जी स्तंभों के फोटो दिखाने के लिए बोल रहे थे, बिल्कुल दिखाऊंगा। चलो भाई, गुरुदेव आप मेरा नाम मत लेना, ठीक है, नहीं लेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर कमेंट दिखाओ भाई जो, सर जी हम सबको, आप क्या कह रहे हैं, आप सबको हमारी उम्र लग जाए, सब ठीक होंगे भैया, एकदम सब ठीक हो जाएंगे। चलो खालौर से कितना है, खालौर अनूप शहर, यार खालौर में तो हमारी मौसी है? चलो आगे चलेंगे। खालौर में अमित शर्मा, जानते हो अमित शर्मा, नहीं जानते, अनूप शहर वाले बच्चे जानते होंगे। चलो भाई आगे। तुम यार क्या क्या पूछते रहते हो, थैंक यू, अच्छा पढ़ाता हूँ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, शीत युद्ध बच्चे यहाँ नहीं हुआ, शीत युद्ध के बारे में पढ़ोगे आप, आधुनिक इतिहास जब आएगा तब शीत युद्ध पढ़ोगे। 300 वर्षों का शासनकाल था सुमित ठाकुर, मैंने आपको बताया है। चलो सर जी जीएस का प्रैक्टिस सेट भैया शाम को होता है 3 बजे से, अब नहीं होगा, मंडे से होगा, अब मंडे से होगा, यूट्यूब पर होता है शाम को 3 बजे।
नहीं, मातृ सत्तात्मक समाज तब नहीं होता है जब माता राज करती है। मातृ सत्तात्मक समाज ये होता है जब माता प्रधान हो जाए, जब डिसीजंस घर के लेने में सर्व समाज में आप देखोगे आज क्या है, आज माता डिसीजन लेती हैं बहुत कम घरों में, लेकिन फाइनली बाहर के डिसीजन कौन लेता है? जो आउटर समाज है, ये आपका घर है ना, ये समाज है, ये पूरा एक समाज हो गया और उस समाज में आपका घर आ गया, है ना। क्या बोलोगे आप? एक बार ढंग से बना देता हूँ वैन आरेख। कभी क्या हो जी तुम पर रीजनिंग का वैन आरेख नहीं बनाना आ रहा, तो भैया रीजनिंग बहुत तगड़ी पढ़ाता हूँ, कभी चक्कर मारे हो। ठीक है, ये समाज हो गया आपका और समाज में ही आपका घर है। तो ये जो घर है, घर के जो डिसीजन समाज से जुड़े हुए हैं वो कौन लेता है? वो लेते हैं आपके पिताजी। बाहर के डिसीजन घर में बेशक मम्मी चलती हो, जैसे मैंने बताया था आपको, लड़का देख के आओगे तो कौन देख के आए? घर की मम्मी जाती है लड़का देखने, बहुत कम रेयर केस में ये पापा ही देख आते हैं अपना, आप लड़की ठीक है और लड़का ठीक है, फाइनल कर दिया। बाहर के मार्केट है, लेन देन है, आपका कुछ भी है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? पिता। तो जो आप बाहरी समाज से जुड़े हुए निर्णय लिए जाते हैं, इस बात को बोलते हैं कि समाज की स्थिति कैसी है, ना कि राज करने से। अब घर में तो बहुत सारी मम्मियों की चलती है। चलो ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ करके फिर मैं बताऊंगा विदेशी आक्रमण, जिसमें आपके हिंदी यूनानी आएंगे, शक पहलव कुषाण, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर विदेशी आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, क्या जैसे जैसे विदेशी आते जाएंगे, अरबों पर आक्रमण से हमें क्या नुकसान हुआ या फायदा ही हुआ, विदेशी आक्रमण से हमें कहाँ फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, यही इतिहास है बच्चे, इसको जानते चलिए। और प्रश्न बनाना तो एक छोटी सी बात है, प्रश्न तो आप बना ही देंगे। थोड़ा सा जानते चलिए भारत को, है ना, जितना आप जान सकते उतना जानते चलिए। अभी जितनी क्षमता है आप लोगों की, या जितनी मेरी क्षमता है, ये मान लो जितना मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत ध्यान रखें बच्चे। मंडे को मिलते हैं, मंडे से क्लास कंटिन्यू होंगी 3-4 दिन के लिए। रियली सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। आप लोग भी अपने घर का और सब लोगों का ध्यान रखें, है ना, बहुत बहुत ध्यान रखो। वेरी गुड। राजसूय यज्ञ क्या होता था भैया? शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था ये। ठीक है, अरे छुट्टी नहीं है, मतलब जो क्लासेस मैंने बोला ना, जिनके स्टूडियो सेपरेट है, जहाँ किसी का ना आना ना जाना, ऐसे स्टूडियो से क्लास होती रहेंगी। बात यह है कि यहाँ जो स्टूडियो है, इस वाले स्टूडियो से क्लास नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ वायरस है यहाँ, पता नहीं है अभी। ठीक है, तो उस बात के लिए मैं कह रहा हूँ।